नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम देखने वाले हैं 11 जनवरी 2026 के द हिंदू अखबार को। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक दिन की सुर्खियां देश और दुनिया की एक बहुत बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखती हैं, खास तौर पर एग्जाम के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। और यही सवाल असल में हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। देखिए, अखबार सिर्फ खबरों का एक कलेक्शन नहीं होता। ये किसी भी देश की चुनौतियों, उसकी बहसों और भविष्य को लेकर उसकी सोच का एक दस्तावेज होता है। आज हम इसी दस्तावेज को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो आज हम 4 बड़े हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वैश्विक तनाव और जलवायु परिवर्तन को, फिर बात करेंगे जनगणना और चुनावी अधिकार से जुड़ी घरेलू बहसों की, इसके बाद कल्याणकारी योजनाओं के नए समीकरण को समझेंगे और आखिर में अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जिनका असर सीधे सीधे भारत पर भी पड़ता है। और इसमें सबसे पहले ईरान की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालते हैं। खबर यह है कि ईरान में सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो और तेज हो रहे हैं। मामला काफी गंभीर है क्योंकि इंटरनेट और फोन सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन चल रहा है। और तो और प्रदर्शनकारियों को ईश्वर के दुश्मन तक कहा जा रहा है, जो ये दिखाता है कि सरकार कितनी सख्ती से इस आंदोलन को दबाना चाहती है। अब देखिए, एग्जाम के नजरिए से खबर कितनी जरूरी हो जाती है। ये ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों का मुद्दा उठाती है। ये स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल यानी राज्य और व्यक्ति के आज़ादी के बीच के क्लासिक टकराव को दिखाती है। भारत ईरान संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। और हाँ, ऐसे मामलों में यूएन की क्या भूमिका हो सकती है, ये भी एक बड़ा विषय है। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी वैश्विक खबर पर। यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से अमेरिका का बाहर निकलना क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो पूरी दुनिया की लड़ाई है, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पहले जहां एक साझा जिम्मेदारी का माहौल था, वहीं अब तो पेरिस समझौते पर ही सवाल उठने लगे हैं। और इसका सीधा नतीजा ये है कि भारत जैसे विकासशील देशों पर अपने लक्ष्य पूरे करने का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो मतलब साफ है, ये अंतर्राष्ट्रीय घटना सीधे सीधे भारत की जलवायु नीति और ग्लोबल स्टेज पर उसकी भूमिका को प्रभावित करती है। एग्जाम के लिहाज से क्लाइमेट गवर्नेंस, पेरिस समझौते के मैकेनिज्म क्या हैं और भारत के अपने एनडीसीज यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब दुनिया से हटकर जरा देश के अंदर चल रही बड़ी बहसों पर एक नजर डालते हैं। देश की राजनीति में इस समय जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, वो है जातिगत जनगणना का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ये जो बयान है, ये इस बहस के बिल्कुल केंद्र में है। वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और केंद्र को इस पर राज्यों से बात करनी ही चाहिए। और ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये सीधे सीधे हमारे संविधान के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से जुड़ जाता है, संघवाद यानी फेडरलिज्म। मतलब सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जहां ताकत केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है, और ये बहस भी इसी ताकत के बंटवारे से ही जुड़ी है। अगर इस बहस को संवैधानिक नजरिए से समझना हो तो ये 2-3 आर्टिकल्स बहुत जरूरी हैं। आर्टिकल 246 ये तय करता है कि कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बटेगी। वहीं आर्टिकल 15 और 16 सामाजिक न्याय और अवसर की समानता की बात करते हैं। अब एक और घरेलू मुद्दे पर आते हैं जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण यानी इलेक्टोरल रोल रिवीजन, जिसे एसएसआर भी कहा जा रहा है। इसमें कुछ जाने माने लोगों को सुनवाई के नोटिस भेजे गए हैं, जिसे ये आरोप लग रहे हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, और इससे पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। और ये मामला इतना गंभीर क्यों है? क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे संविधान के उन हिस्सों से जुड़ा है जो चुनाव को नियंत्रित करते हैं। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने की सारी शक्ति देता है, और आर्टिकल 326 सभी को वोट देने के अधिकार की गारंटी देता है। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक नीतियों की, और यहां भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, जिसकी शुरुआत हो रही है पेंशन से। तो हुआ यह है कि तमिलनाडु ने एक नई पेंशन स्कीम लागू की है, टैप्स। ये पिछली कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी सीपीएस की जगह ले रही है। टैप्स में आखिरी सैलरी का 50% पेंशन मिलने की गारंटी है, और इस एक कदम ने पूरे देश में पुरानी बनाम नई पेंशन की बहस को फिर से हवा दे दी है। अब एग्जाम के लिए इसमें से क्या समझना है? तो देखिए, इस बहस के 2 पहलू हैं। एक तरफ है सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ, और दूसरी तरफ है सामाजिक कल्याण।
संवैधानिक तौर पर आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड की बात करता है जहां से पेंशन दी जाती है, और आर्टिकल 300A को अदालतों ने पेंशन को एक कानूनी अधिकार माना है। अब बात करते हैं ग्रामीण रोजगार की। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। MGNREGA, जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था, उसकी जगह अब एक नया कानून VBGRMGA लाया गया है, और इस बदलाव को लेकर काफी राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। और हाँ, इस तरह के कानूनों की जो संवैधानिक बुनियाद है, उसे समझना भी जरूरी है। ये सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 41 से जुड़ता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है और राज्य को काम का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। और अब आखिर में जमीन पर हो रही इन नीतिगत बहसों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और अंतरिक्ष में भारत की शानदार उपलब्धियों की ओर रुख करते हैं। इसरो के आदित्य L1 मिशन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसने सौर तूफानों के असर का अध्ययन सफलतापूर्वक किया है। ये मिशन न सिर्फ हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और सैटेलाइट्स को बचाने के लिए ज़रूरी डेटा दे रहा है, बल्कि स्पेस वेदर मॉनिटरिंग में भारत को एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर भी मजबूती से स्थापित कर रहा है। तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक साइंटिफिक मिशन एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज को दिखाता है, आपदा की भविष्यवाणी में इसका रोल है, और GS पेपर 3 के साइंस एंड टेक सिलेबस के लिए तो ये सीधे सीधे प्रासंगिक है। तो वैश्विक विरोध प्रदर्शनों से लेकर स्थानीय पेंशन योजनाओं और सूरज के रहस्यों तक, आज की इन सुर्खियों में से कौन सी खबरें कल के एग्जाम के सवालों की शक्ल लेंगी? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हर दिन की खबर में आने वाले कल के आकलन की चाबी छुपी होती है। अगर आज का कैप्सूल आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस कैप्सूल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब प्रिपरेशन साथ हो। और ऐसे ही एग्जाम रेडी कैप्सूल्स के लिए कैप्सूल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,